नमस्कार मित्रों, मैं YSP के न्यूज़ पाव। हम आज आपसे बात करेंगे सबसे हॉट टॉपिक। कल से आप लगातार सुन रहे हैं देश के महानतम प्रधानमंत्री, विश्व बिरादरी के सबसे महानतम राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी 700 किसानों की हत्या हो जाने के बाद जिसे देश की शहादत मानी गई किसान आंदोलन की, मगर देश की सरकार ने उसे शहादत नहीं माना, उसे शहीद नहीं माना। क्या उसका प्रायश्चित हुआ? उन्होंने प्रायश्चित इस बात का किया कि दीपक के उजाले की तरह पवित्र, दीपक के प्रकाश की तरह पवित्र फैसले कुछ किसान भाइयों तो मैं और मेरी तपस्या नहीं पहुंचा पाई। दोष मेरी तपस्या में था, इसलिए मैं हृदय से माफ़ी मांगता हूँ। इन किसानों को दुख पहुंचाए, उन बहनों के भाई, पत्नियों के पति, माताओं के बेटे, पिता के बेटे वापिस हो जाएंगे। क्या उन्हें जीने का हक नहीं था? एक आम घटना के अंदर किसी की हत्या होती है, 302, 360 का मुकदमा चलता है। एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को इल्लीगल ढंग से उनको फायदे पहुंचाने के लिए, देश को गुलाम के तंत्र में जकड़ने के लिए किसी गलत उद्देश्य से राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए 700 किसानों की बलि चढ़ा दे, क्या उसका प्रायश्चित सिर्फ इतना होगा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ? मैं देश की कानून व्यवस्था और नेचुरल जस्टिस की परिभाषा करने वाली आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से पूरा विश्वास है कि वह इस परिभाषा पर जरूर ध्यान देंगे। क्या प्रधानमंत्री का प्रायश्चित 700 किसानों की मौत के लिए पर्याप्त है? जो लखीमपुर की खीरी में जो हुआ, एक मंत्री कहता है कि मैं किसानों को लौट दूंगा और उसका बेटा अगले दिन आकर लौट देता है। हत्या हो जाती है 4 किसानों की, सोची समझी षड्यंत्र के तौर पर। इस नजाकत में कि देश का गृह मंत्रालय मेरे बाप के अधीन है और बाप आज तक उसे टर्मिनेट नहीं किया गया, बल्कि मंच पर शेयर किया। जो 302, 307 और न जाने कितनी अनगिनत धाराओं का मुजरिम है, उसे गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बना करके मंच शेयर करते हैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी कुछ ही दिन पहले तब किसान बिल वापसी नहीं थी। तमाम सोशल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसे राकेश टिकैत नहीं, राकेश डाकैत के रूप में संबोधित करती है। राकेश डाकैत, नाउ टाइम्स नाउ वगैरह वगैरह, रिपब्लिक भारत, ये गोदी मीडिया कैसे बन गया? भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसी का गुलाम कैसे बन सकता है? किसी भी प्रजातांत्रिक देश का, राष्ट्र का चारों स्तंभ गुलाम कैसे हो सकते हैं जब तक शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष तानाशाह न हो? तानाशाही का वर्चस्व डेमोक्रेसी पर स्थापित करने की दुस्साहस न की जाए। इस दुस्साहसी कदम का दुष्परिणाम कौन झेलेगा? यह कौन तय करेगा? उच्चतम न्यायालय या देश की जनता? यह भय उच्चतम न्यायालय का होता तो निश्चित रूप से दुस्साहसी कदम नहीं उठाए जाते। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव ने भी कुछ ही दिन पहले बोल दिया था कि जैसे जैसे विपक्षियों की ताकत बढ़ेगी, जैसे हमारी साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी, तो वैसे वैसे किसानों को तीन बिल वापसी होने की संभावना बढ़ जाएगी। और यही नहीं, ये बढ़ी हुई रेट महंगाई की कम करने की योजनाएं लाई जाएंगी। किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की भी कोशिश अनुचित तरीके से की जाएगी, जो कि इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट से होगा, क्योंकि वो भी गुलाम बन चुका है प्रशासनिक तंत्र का। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर, दुशासनिक व्यवस्थाओं का अध्यारोपण हो जाने के बाद क्या इसी से प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा? प्रजातंत्र के मूल्यों को तानाशाही के मूल्यों में परिवर्तित कर और सारे चारों स्तंभों को, प्रजातंत्र के चारों स्तंभों को अपंग और अपाहिज बना दे, तो भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आइए हम सोचते हैं, एक आम आदमी जो ऐसे अपराध करता है, एक आम आदमी जिसने 700 हत्याएँ करवाई,
जानबूझ के करवाई, और उसको कोई परवाह ना हो कि 700 हत्याएँ हो गई क्या, मैं तो सिर्फ एक माफ़ी मांग लूँगा काफ़ी है, या मन की बात कर लूँगा काफ़ी है। क्या उन माँओं के बेटे वापस हो जाएंगे? वो सुहाग वापस हो जाएगा? वह दर्द वापस हो जाएगा? या उस दर्द की कितनी कीमत लगाई जा सकती है? वही जो लखीमपुर खीरी के किसानों की मौत पर लगाई गई, 50 लाख रुपए एक आदमी की मौत की कीमत भी नहीं है इस सरकार की नज़र में। 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख, एक इंसान की जिंदगी की कीमत 2 लाख, 4 लाख, 5 हज़ार। जब किसान मांगते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, तो वो एक भारी पड़ता है। लेकिन किसी की ज़िंदगी को लेना सबसे आसान काम है, उसके साथ दरिंदगी की पराकाष्ठा तक चले जाना ये बहुत ही आसान काम है। इनके लुच्चे लफंगे नेता मंच से पीछे एसएसपी, एसपी, डीएसपी को रख करके तुम नहीं संभाल सकते तो हम रोक डालेंगे, हमें रास्ते खुलवा देंगे। जिन किसानों के रास्ते खुलवाए जा रहे थे, जिन आंदोलनकारियों के रास्ते खुलवाने के लिए डीएसपी के पीछे चैलेंज दिया गया, दिल्ली के अंदर राइट्स कराए गए, वो लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो सत्ता का सुख भोगने का कारण पैदा करते हैं? वो कौन लोग हैं जो अनैतिकता को नैतिकता के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? क्या ये हिसाब नहीं होना चाहिए? इसका हिसाब संवैधानिक मूल्य और राजनीतिक परिसीमाओं के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या विपक्षी पार्टियों का दायित्व तो नहीं कि वो तय करें यदि उनकी सत्ताएं आती हैं तो वो क्या करेंगे? क्या इन सब पर जांच करवाएंगे? क्या इन सब को सलाखों के पीछे भेजेंगे? क्या संवैधानिक मूल्यों के तहत इन सब के साथ न्याय होगा? 700 मौतों का न्याय होगा? जो 50,000 किसानों को जेलों में आज भी बंद किया गया है इतने महीनों, 6 महीनों से, उन 6 महीनों में जो जलालत व मानसिक प्रताड़ना झेली है, एक एक व्यक्ति की मानसिक प्रताड़ना की कीमत अमेरिका के संवैधानिक और नैतिक मूल्यों की सरकारी कारगुजारियों से जाके पता करिए, करोड़ों में बनती है। क्या उनका मुआवजा नहीं बनता? क्या उनको घर वापस नहीं होना चाहिए? कितनी मासूमियत और बेशर्मी के साथ हम ये बात कह देते हैं एक आम आदमी के तौर पर कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं कहता हूँ मैंने माफ़ी मांग लिया, हृदय से माफ़ी मांग, पूरी पवित्रता से कोशिश किया था। क्या वो 50,000 लोग जो जेलों में बंद है उससे वो अपने घरों में पहुँच गए? माओं के बेटे उनको वापस मिल गए? अभी कितने दिन हुए, न जाने कितने लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हो चुकी है। 50,000 किसान जो पुलिस की कस्टडी में जेलों में पड़े हुए हैं, ये सत्ताएं वापस होते ही उनमें से कितने किसानों को उसी कस्टडी के अंदर तड़पा तड़पा के मार डाला जाएगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? इन किसानों को वापस कौन करेगा? इन किसानों के 6 महीने से जो जेलों में सड़ रहे हैं, इनको दी गई मानसिक प्रताड़ना की क्या कीमत है, ये कौन तय करेगा? उच्चतम न्यायालय या तानाशाह? ये वो तानाशाह जिसने अपनी सनक और अपनी हवारियत को स्थापित करने के लिए, देश को गुलामी के तंत्र में जकड़ने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को, डेमोक्रेसी के मूल्यों को खत्म करने के लिए, जो है तानाशाही के मूल्यों को स्थापित करने के लिए देश को आज गिरवी रख दिया है, देश का अर्थतंत्र गिरवी रख दिया जिसने। मैं पूछना चाहता हूँ उच्चतम न्यायालय के नैतिक आधारों पर किसी भी देश की सत्ता को इतना अधिकार दिया जा सकता है कि वह देश के संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संपत्तियों को नीलाम करता जाए, उस हद तक करता जाए जब ये राष्ट्र किसी भी व्यक्तिगत कंपनी या किसी सरकार का, दूसरी सरकार का गुलाम बन जाए? क्या ऐसा करने का अधिकार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जा सकता है? अब बहस इस बात पर भी होनी चाहिए, प्रायश्चित की माफियों से क्या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए गए अपराधों की सजा पूरी हो जाती है? इस बात पर भी बहस करनी होगी। न्यूज़ पावर इस बात की पूरी मांग करता है मीडिया ट्रायल सिस्टम से कि हे मीडिया के लोगों, हे रिपब्लिक भारत के लोगों, ये तुम्हारा भारत नहीं, ये न्यूज़ पावर का भारत तुमसे पूछता है। रिपब्लिक भारत नहीं, ये न्यूज़ पावर का भारत पूछता है तुमसे, अपने भारत के लिए पूछता है। ऐसे अपराधी राष्ट्राध्यक्ष जितने 700 किसानों का हत्यारा हो, क्या उसकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है? क्या एमएसपी पे कानून बन गया तो किसानों को वापसी कैसे? क्या ये इस बात की गारंटी है कि वास्तव में किसान यदि घर चले गए तो ये तीनों बिल वापस हो जाए? मित्रों, आक्रोश तो होगा ही। एक किसान के बेटे को आक्रोश होना स्वाभाविक है। हम एक किसान के बेटे हैं,
हमने वो तड़प देखी। हमने दिल्ली एनसीआर में रहते हुए 20 साल बिताए हैं। दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से विकसित हुए अपने आंखों के सामने देखा है। जैसे दिल्ली के शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री बनने से लेकर उनके मौत तक की यात्रा दिल्ली के साथ थे। संजय दीक्षित को सांसद बनाने में अपनी वोटिंग दिया था हमने दिल्ली में रहकर। हमने देखा है विकास कैसे, हमने देखा है दिल्ली का विकास किसने किया है। हम जानते हैं कि वहाँ के राजनीति में कितनी खटिया चालें और कैसे चली जाती है। वहाँ के लोकल सत्ताओं में कौन हाल, उसके बावजूद भी शोषण और भ्रष्टाचार की कोई पराकाष्ठा नहीं। चाहे वो दिल्ली हो या यूपी, भ्रष्टाचार हर जगह। धन्यवाद है उस केजरीवाल को, धन्यवाद है उस शिक्षा मंत्री को दिल्ली के, जिसने दिल्ली की तस्वीर बदली। लेकिन उससे पहले शीला दीक्षित ने उसका चेहरा बदला और केजरीवाल ने उसकी तकदीर बदलने का रास्ता खोला है शिक्षा के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से, नैतिकता के माध्यम से, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से। अब यह यूपी को भी चाहिए। यूपी पीछे क्यों रहेगा? देश का प्रधानमंत्री यूपी बनाता है। देश की राजनीति की चौधर पर जब सबसे पहली बहस होती है तो शुरुआत यूपी से। लेकिन आज पूरे भारत में सबसे अविकसित राज्य कोई है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। वो भी उस उत्तर प्रदेश में जिसके राजनीति की बागडोर उस पूर्वांचल से शुरू होती है और उसी पूर्वांचल के लोगों को उपेक्षित नजरों से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से कुछ राजनेताओं ने जो राजनीति की ऊंचाइयों को तो छुआ मगर इस पूर्वांचल के विकास के लिए ध्यान नहीं दिया, नाइंसाफी किया अपने लोगों के साथ। ठीक वैसे ही जब से आम विधायक सपा प्रमुख के से टिकट ले करके और अपनी नैतिक मूल्यों को भूल जाता है और पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा, सब अपनी टिकट तो बांट देती है, लेकिन वो नहीं सोचती हैं कि वो जिसे टिकट दे रहे हैं उसकी जीत इस बात पर नहीं होगी कि वो एक विधायक है, उसकी जीत इस बात पर होगी कि उसको टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है, वो कांग्रेस ने दिया है या फिर उसको बीजेपी ने दिया है, चाहे वो नायक है या खलनायक। लेकिन उसकी तकदीर, वो तकदीर जिसकी बदलने जा रहा है वो आम मासूम किसान बेरोजगार बेबस लाचार उसकी विधानसभा के लोग। इन पार्टियों और सत्ताओं का निर्माण करने वाले सत्ताधीशों से मेरी बिना मेरा प्रार्थना एक किसान का बेटा बोले तुम सत्ताएं संभालते हो, जब वोट मांगने की बारी आती है तो कहो वोट हमारे नाम पर दो, विधायक को मत देखना। अखिलेश जी को नाम मायावती जी के नाम दिया, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम, इवन योगी जी के नाम भी मत देना, मोदी जी के नाम पर दो। योगी जी प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री हैं, ये तय करेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी के चरित्र पर, मोदी जी के मूल्यों पर, मोदी जी के विश्वास की कीमत पर योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जिन्हें प्रदेश चाहता था, प्रदेश की जनता चाहती थी या नहीं चाहती थी, यह तय करेगा 2022 के वास्तव में प्रदेश की जनता उन्हें चाहती थी या नहीं चाहती थी। इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोटिंग नहीं होने जा रही, इस बार काम को अखिलेश जी की भी जिम्मेदारी होगी। क्या वो न्याय कर पाएंगे? उनके बहुत सारे विधायक सामंती हैं जो 40-45 साल तक विधायक रहने का रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन उनके 40-45 काम भी क्या अखिलेश जी गिना पाएंगे? या अखिलेश जी को सोचना, सत्ता तो आपको मिल रही है अखिलेश जी, लेकिन जिम्मेदारियां भी उससे भी ज़्यादा हैं। क्या उस सत्ता के काबिलियत आप अपने नैतिक मूल्यों के साथ साथ विधायक क्षेत्रों का, उनकी जिम्मेदारियों को अपनी IT सेल के माध्यम से आप तय कर पाएंगे? अपने विधायकों को वो नकेल के कस पाएंगे जो 40-45 साल के विधायक होने की गारंटी पर अपने आप को ईमानदार और रसूखदार होने के साथ साथ जनता का शुभचिंतक होने की भी दायित्व लेते हैं, मगर वो फेल होते हैं, पास नहीं होते। यह दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश का, इस पूर्वांचल राजनीति का, भारत का कि सत्ताधीश अपने नाम पर वोट मांगते हैं और को टिकट बांट देते हैं। खलनायक जनता के साथ अन्याय अत्याचार